नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं उस अधिकारी को समझा दूंगा और अधिकारी अपना काम जारी रखता है। इसका माने कि या तो अधिकारी जिसको मन बढ़ू कहते हैं वो है, वो किसी की नहीं सुनता, मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता, या अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि नीतीश कुमार की भी नहीं चल रही है। ऐसे अधिकारी को पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, अगर वो समझ गए तो ठीक, और नहीं तो उनको दंडित करना चाहिए ताकि ये एक मिसाल बने और फिर कोई दूसरा अधिकारी इस तरह से नियम कानून का उल्लंघन करने की न सोचे। शहाबुद्दीन अब बीते हुए अध्याय हो गए हैं सिवान की राजनीति में, इसलिए उनको तवज्जो नहीं दी गई। पुत्र जो हैं शहाबुद्दीन के वो कई केस मुकदमों में फंस गए हैं, तो उनकी छवि भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी अभी अपनी छवि सुधारने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे विवादास्पद लोगों के साथ फिर से एक जुड़ाव हो ताकि विपक्ष को मुद्दा मिले। ये जो चोंगा उनके पिताजी ने पहन रखा था, शहाबुद्दीन के बिना उनका कोई काम नहीं चल रहा था, उससे तेजस्वी निकलना चाहते हैं। जनसभा में उन्होंने कहा कि पुराना जमाना गया, अब परिवर्तन की बारी है। परिवर्तन की बारी है। तेजस्वी, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया कि जो उनके पिताजी जिस राह पर चलते थे उस पर वो नहीं चलेंगे। हिना साहब, शहाबुद्दीन का परिवार नहीं तो फिर कौन? बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे अभी अवध बिहारी चौधरी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज तारीख 22 फरवरी है, गुरुवार का दिन है, और आज दिन भर जो बिहार में राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, जो बड़ी खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। एक तरफ प्रवीण बागी जी हैं तो दूसरी तरफ रविरंजन जी हैं। किस प्रकार से आज बिहार विधानसभा विधान परिषद में एक अधिकारी के पाठक को लेकर लगातार सदस्य जो हैं वो नाराज होते रहे और शिक्षा मंत्री बचाव में जवाब देते रहे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तेजस्वी का जन विश्वास यात्रा है आज सिवान पहुंचा था, और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने भाषणबाजी की उस पर भी बात करेंगे। और विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी पर जो उन्होंने आरोप लगाया है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रवीण बागी जी से जुड़ेंगे। और के पाठक, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, नीतीश कुमार जी ने भी जवाब दे दिया, शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दे दिया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यही इस प्रदेश की त्रासदी है। और नौकरशाही कैसे सरकार के सर पर चढ़ के नृत्य कर रही है, उसका ये एक उदाहरण है। और के पाठक के व्यक्तित्व का देखिए दो पहलू है। एक पहलू ये है कि वो बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर हैं। जो असाइनमेंट उनको दिया जाता है उसमें पूरे जी जान से वो लग जाते हैं, उसको सफल करने में मिशन मोड के अफसर हैं। ये एक पहलू है जो अच्छा है। दूसरे उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू ये है कि वो नियम कायदे में बंध कर काम करने के आदी नहीं हैं और बातचीत में भी संयमित नहीं रहते हैं। अगर उनके मन के हिसाब से बात नहीं हुई या किसी अधिकारी ने उनके बात की अवहेलना की, उनके निर्देश की अवहेलना की, तो वो तुरंत गाली गलौज पर उतर जाते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे वीडियो उनके वायरल हो चुके हैं जिसमें वो अधिकारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। और विधान मंडल में 2 दिन से उनको हंगामा हो रहा है उनको लेकर के, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सरकार की कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है। नीतीश कुमार उनका बचाव कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदार अफसर का बचाव करना चाहिए, मगर ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। आप संविधान से ऊपर हैं, कानून से ऊपर हैं। सदन में उनको लेकर 2 मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा गर्म है। एक तो शिक्षकों के समय को लेकर 9 से 5 या 10 से 4। मुख्यमंत्री ने कहा है 10 से 4 रहेगा, शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। लेकिन इसका आदेश शिक्षा विभाग नहीं दे रहा है। कई जिलों के डीओ ने 9 से 5 का ही आदेश फिर से जारी कर दिया। तो ये माना जाए कि मुख्यमंत्री से भी ऊपर हैं के पाठक। बिल्कुल, इससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री ने सदन में जो आश्वासन कल दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी बात थी तो पहले मुझे बताना चाहिए था, विधायकों को ये कहा, मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि वो इधर उधर के धंधे में
नहीं पढ़ते हैं, यानी के पाठक की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा ईमानदार हैं, इधर उधर का गड़बड़ झाला वो नहीं करते हैं। तो ये विधायकों की नाराज़गी अफसरों से ज़्यादातर इसी बात को लेकर होती है कि वो अफसर उनकी पैरवी नहीं सुनते हैं, उनको जो ड्यू रिगार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है उनको, तो इसलिए वो नाराज़ हो जाते हैं। और ख़ास करके विधान परिषद में तो कई सारे शिक्षक प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, शिक्षा से जुड़े होते हैं उस क्षेत्र से, तो इसलिए वो ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं इस मसले पर। तो के पाठक इन सब लोगों की आंख में किरकिरी बने हुए हैं। एक तो वो जो गड़बड़ धंधा करने वाले लोग हैं और चाहते हैं कि हम पैरवी करा के गलत को भी सही करा लें, और दूसरे की जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो सारे लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। मगर ये है कि ये कमजोरी है के पाठक की कि वो शालीनता के दायरे को लांघते रहते हैं। इसमें रवि रंजन जी को भी जोड़ना चाहेंगे। के पाठक के फरमान और मुख्यमंत्री के आदेश दोनों एक पन्ने पर नहीं है, क्या दोनों अंडरस्टैंडिंग है या फिर के पाठक अपनी ही चलाएंगे? नहीं, इस मसले में तो सीधा है, मुख्यमंत्री ने चीख कर बात ये कही है कि वो कह रहे हैं कि मैं उस अधिकारी को समझा दूंगा, मैंने कह दिया तो हो गया, मैं आज कह रहा हूँ, ये बातें वो कह रहे थे। वो कह रहे हैं सदन में शिक्षा मंत्री का आज जो बयान था कि सदन में मुख्यमंत्री का घोषणा हो गया, यानी सरकार का आदेश। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि क्या केवल घोषणा कर देने से वो आदेश बन गया, क्या वो आधिकारिक तौर पर माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक वो अधिकार विभाग की तरफ से कोई चिट्ठी जारी नहीं होती है, आधिकारिक सूचना जिसको कहते हैं, वो जारी नहीं होती है, तब तक वो सरकार का आदेश नहीं होता है। नहीं होता। और सरकार का आदेश तो जिलाधिकारियों ने जो चिट्ठी भेजी है उसे माना जाएगा कि ये सरकार का आदेश है। तो नीतीश कुमार जी जो सदन में जो बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, जो सरकारी चिट्ठी जारी हो उसका महत्व है। दूसरी महत्वपूर्ण है कि आखिर एक अधिकारी पिछले 4-5 दिनों से सदन जब से चल रहा है तब से केंद्र में है और उसी पर बहस चल रही है। सारा विपक्ष और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के भी कई विधायक उन्होंने उनके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या मसला है? खबर के पीछे की खबर ये है कि कोई भी विधायक अपने क्षेत्र के जनता के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। लोग शिक्षकों से डरते हैं, शिक्षकों के संघ से डरते हैं, सारे पॉलिटिशियन डरते हैं। और आज ही जैसा कि 2.25 लाख नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया, वो परीक्षा देने जा रहे हैं, और 3.5 लाख करीब शिक्षक जो नियोजित हुए, तो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का विरोध झेलना कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए एक अधिकारी को टारगेट करके और सदन में, दोनों सदनों में, माने विधानमंडल के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा चल रहा है। हाँ, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कैसे होगा? मैंने सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं उस अधिकारी को समझा दूंगा, और अधिकारी अपना काम जारी रखता है। इसका माने कि या तो अधिकारी जिसको मन बढ़ू कहते हैं वो है, वो किसी की नहीं सुनता, मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता, या अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि नीतीश कुमार की भी नहीं चल रही है। मसला तो यही है। सवाल है सर कि ये खत्म कैसे होगा? अधिकारी को हटाना ही पड़ेगा या इस बीच का भी कोई रास्ता होगा? नहीं, हटाने से कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि वो फिर दूसरे विभाग में जाएंगे, वहाँ भी ऐसी हरकत करेंगे। तो ऐसे अधिकारी को पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, अगर वो समझ गए तो ठीक, और नहीं तो उनको दंडित करना चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बने और फिर कोई दूसरा अधिकारी इस तरह से नियम कानून का उल्लंघन करने की न सोचे। अब के पाठक को लेकर जो इस तरह के सदन में हल्ला थी उस पर बात हुई। अब आते हैं तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। जब से सरकार गई है, बीते 2 दिनों से जन विश्वास यात्रा पर हैं और आज सिवान पहुंचे थे। और जब बात सिवान की हो, राजद की सभा हो, लालू परिवार से कोई वहां मौजूद हो, तो हर कोई अनुमान करता है कि मंच पर शहाबुद्दीन का परिवार तो होगा ही, और चुनाव का भी समय है तो ऐलान भी होगा। लेकिन ना शहाबुद्दीन का परिवार तेजस्वी के साथ था और ना ही उन्होंने कुछ ऐलान किया। देखिए, शहाबुद्दीन अब बीते हुए अध्याय हो गए हैं सिवान की राजनीति में, इसलिए उनको तवज्जो नहीं दी गई। और पिछला कई चुनाव उनकी माता यानी जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं वो हारती रही हैं। 2-3 चुनाव तो वो हार चुकी हैं। तो इसलिए इससे समझ में आ जाता है कि कितना उनका असर है, क्या जनाधार है वहाँ। और इधर उनके पुत्र जो हैं शहाबुद्दीन के, वो कई केस मुकदमों में फंस गए हैं, तो उनकी छवि भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी अभी अपनी छवि सुधारने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं,
तो इसलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे विवादास्पद लोगों के साथ फिर से एक जुड़ाव हो, ताकि विपक्ष को मुद्दा मिले और उसको इशू जिस बना प्रकार की जनसभा थी आज तेजस्वी की सिवान में, उसमें राजद के कार्यकर्ता कम और माले के ज्यादा दिखाई दे रहे थे, लाल झंडे ज्यादा थे। तो क्या माना जाए कि महागठबंधन के अंदर अब यह सीट हो सकता है कि इस चुनाव में माले के भी खाते में जा सकता है? देखिए, माले का वहाँ अच्छा जनाधार है सिवान में, और उनके कई विधायक भी उस जिले से आते हैं जीत करके। तो माले के लोगों को आमंत्रित किया होगा राजद के लोगों ने, इसलिए वो आए हैं। और वैसे भी जहाँ बीजेपी के विरोध की बात होगी, आप माले को या वाम दलों को बुलाइए या न बुलाइए, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए वो बिना किसी शर्त के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो ताकत उन्होंने अपनी दिखाई, और इसका लाभ लेना चाहेंगे। जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो अपनी इस ताकत का लाभ वो उठाना चाहेंगे, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे हैं। ये सवाल बड़ा है कि क्या सिवान की राजनीति राजद शहाबुद्दीन के परिवार के बिना कर पाएगी? हाँ, ये एक मुश्किल है राजद के सामने कि शहाबुद्दीन को किनारे करके क्या राजद वहाँ पर कोई बड़ी जीत हासिल कर सकती है। जीत भी हासिल कर सकती है कि नहीं। बाद में शहाबुद्दीन के बाद तो वो बीजेपी का भी गढ़ हो गया वहाँ पर, लेकिन शहाबुद्दीन जिस तरह से वाम दलों का विरोध करते रहे और वाम दल जिस तरह से उनका विरोध करते रहे, राजद इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि एक ज़मीन है जो वाम दलों की बनाई हुई ज़मीन है। लेकिन एमवाई समीकरण का फिर क्या होगा? हाँ, एमवाई समीकरण से वो बाहर निकलना चाहते हैं। कल तो माई बाप की बात वो कह रहे थे, तेजस्वी, हाँ, आज भी उन्होंने कहा कि माई बाप का एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि शहाबुद्दीन को अलग करके उनका ये जो बाप वाला जो समीकरण है वो कितना होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया कि वो अब इस से निकलना चाहते हैं। ये जो चोंगा उनके पिताजी ने पहन रखा था, शहाबुद्दीन के बिना उनका कोई काम नहीं चल रहा था, उससे तेजस्वी निकलना चाहते हैं। जनसभा में उन्होंने कहा कि पुराना जमाना गया, अब परिवर्तन की बारी है। परिवर्तन की बारी है। तेजस्वी, बिल्कुल बिल्कुल यादव ने इशारा कर दिया कि जो उनके पिताजी जिस राह पर चलते थे उस पर वो नहीं चलेंगे, उन्होंने संकेत दे दिया। और हाल में जो राज्यसभा सांसद जो चुना गया उसमें भी देखा गया कि तेजस्वी की चली, लालू प्रसाद यादव की नहीं चली। तो तेजस्वी यादव अपनी एक लकीर खींच रहे हैं, और आज जो वहाँ पर उन्होंने दिखाया वो इसी का संकेत है कि वो एक अलग तरह से कुछ चाहते हैं। तो एक सवाल सिवान से ही जुड़ा हुआ, हिना साहब शहाबुद्दीन का परिवार नहीं तो फिर कौन? बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे अभी अवध बिहारी चौधरी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको भी टिकट दिया जा सकता है, या उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वहाँ से टिकट दिया जा सकता है। मगर ये है कि वो सीट जाती किसके पास है। सीटों के बंटवारे में जिस पार्टी के पास जाएगी तो वो पार्टी या तो माले के पास जाए या राजद के पास रहे। एक कांग्रेस के भी विजय शंकर दुबे वहाँ से हैं दावेदार सीट के, तो वो भी जोर लगाएंगे, तो किसी के पास वो जा सकती है सीट। साहब, ये तेजस्वी ने एक और महत्वपूर्ण बात वहाँ कहा कि जैसे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में घपला हुआ और जीते हुए उम्मीदवार को हरा करके भाजपा उम्मीदवार को वहाँ विजयी घोषित किया गया, वैसा ही विधानसभा चुनाव में मेरे साथ हुआ था। और लगभग 10 ऐसी सीटें हैं जहां मुझे जानबूझ के हराया गया, यानी राजद को, और वो अधिकारियों की मिलीभगत से भाजपा ने गड़बड़ किया है। तो सवाल ये है कि इतने दिनों तक तेजस्वी चुप क्यों थे? चुनाव जिस समय हुआ उसी समय ये कंप्लेन करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग को कहना चाहिए था। चुनाव आयोग नहीं सुनवाई करे, कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ था। तो ये पॉलिटिकल लटके झटके जो है, पॉलिटिकल स्टंटबाजी जो है, उसमें धीरे धीरे तेजस्वी यादव माहिर होते जा रहे हैं। और वो इस तरह के आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि उनके समर्थकों में जोश आ जाए और उसका लाभ वो उठा सके चुनाव में। ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सभाओं में भीड़ अच्छी आ रही है, और भीड़ में ज़्यादा संख्या युवाओं की होती है। युवा अच्छी तादाद में आ रहे हैं, और युवाओं में उनके प्रति एक आकर्षण भी जगा है, क्योंकि उनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग में इतनी सारी नौकरियां हुई, पुलिस में भी नौकरियां हुई, तो उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं कि हमने दबाव डाल के ये सब करवाया। और इसमें बहुत हद तक बात सही भी है, क्योंकि 17 साल तक तो जदयू के पास था शिक्षा विभाग, तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, और जैसे वो राजद के पास गया धड़ नियुक्ति होने लगी। तो अब चाहे बचाव में या सफाई देने में जदयू और नीतीश कुमार जी जो भी कुछ भी कहें, मगर जनता का भरोसा उस पर नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे कि जब सदन खत्म हुआ तो बाहर
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर आरोप लगाया है कि एक तरफ सदन चल रहा है जहां पर जनता के हित की बात होनी है, सवाल जवाब होने हैं, और इसको छोड़कर तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव तो थे, जब सदन में उनकी ज़रूरत थी तो वो थे, और उनके विधायक मौजूद हैं सदन में। अब उन्होंने अपना यात्रा निकाला है, राजनीतिक कार्यक्रम है तो वो कर रहे हैं, और ये कोई अजूबी घटना नहीं है कि तेजस्वी यादव सदन छोड़ के बाहर रहे हैं। वो पहले भी ऐसा बाहर रहते रहे हैं, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में वो वोट देने नहीं आए पटना में, दिल्ली में उस समय थे। तो अब इसी से समझा जा सकता है कि वो राजनीति को लेकर के कितने गंभीर हैं। तो सर, सदन चलने के दौरान राजनीति पर ज़्यादा फोकस हो या सरकार से आमने सामने आकर सवाल करने चाहिए? क्योंकि कुछ दिनों पहले तक आप सरकार के हिस्सा थे, और आज की ही बात करें तो पथ निर्माण विभाग पर चर्चा हुई, वो उन्हीं के हाथों में थी वो विभाग। तो क्या इस पर बेहतर तरीके से सवाल जवाब नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, और वो चाहते तो 10-15 दिन के बाद ये यात्रा निकाल सकते थे। मगर अभी चूँकि अभी सरकार से वो बाहर हुए हैं, तो इस मौके को सहानुभूति के रूप में वो कैश कराना चाह रहे हैं। इसलिए वो पोल खोल यात्रा में निकले हुए हैं कि क्यों नीतीश कुमार छोड़ करके चले गए उनको, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना किसी शिकवा गिला के चले गए। तो इसकी वजह क्या है, ये वो जनता को बता रहे हैं, और उसके लिए ये मौका अच्छा था, ये समय अच्छा था। आप कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव की इस यात्रा की और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आरोप की? नहीं, यात्राएं तो बिहार में निकलती रही हैं। नीतीश कुमार भी अनेक यात्राएं उन्होंने की है। अभी एक यात्रा और चल रही है जो ये चुनावी विश्लेषक जो हैं और चुनावी पैरोकार जो हैं प्रशांत किशोर कर रहे हैं। चुनाव को ही इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं विधानसभा भंग हो सकता है, क्या उसकी भी तैयारी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसा कि प्रवीण बागी जी ने कहा कि वो अभी जो एक जनता का वो लेना चाहते हैं, सहानुभूति लेना चाहते हैं, सरकार से बाहर हुए हैं तो घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि मुझे बाहर किया गया। आज का उनका बयान भी यही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो लोगों को ये बता के, और ये समय का सदुपयोग है क्योंकि अब चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों बाद हो जानी है, तो उसकी तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। उनका मानना ही है कि विपक्ष कितना दमदार है, क्या कुछ कर पाएगा, सदन में उनके विधायक तो हैं ही, तो वो ये जो समय है उसको वो भुनाना चाहते हैं। इसमें बस इतनी ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देखिए, बिहार की राजनीति और आज जिस प्रकार से सदन में और सदन के बाहर राजनीतिक घटनाएं घट रही थी, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे, और हमारी ये चर्चा अब प्रतिदिन आपको शाम में सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, हर मुद्दे पर हम अच्छे से आपको बेहतर तरीके से समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो आज का ये पूरा दिन भर का खबर था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।